तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज सर लेके आ गए हैं IFRS 9 हमारी स्किल एक्सप्रेस सीरीज में। तो बड़ी डिमांड थी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले आओ, IFRS 9 ले आओ। तो काफ़ी बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैसे तो बच्चा ये, बट करते हैं इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश हमारी एक्सप्रेस सीरीज में। समझते हैं इसके नुआंसेस को, मेजर मेजर पॉइंट्स को, और होते हैं अपने एग्जाम के लिए रेडी। बिल्ड करते हैं अपने बेस विद योर फ्रेंड मेंटोर ACCA CMA मोहित अग्रवाल। तो करें बच्चा, स्टार्ट करें बिना कोई डिले के, करें दिल से दिल की बात। सर करो स्टार्ट IFRS 9। तो वैसे कैसी लग रही है बच्चों ये सीरीज? बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, पढ़ते हैं कभी कभी तो बच्चे कह रहे हैं बड़ा पसंद आ रहा है सर, सपोर्ट हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यही इंटेंशन, यही मंशा, यही चाहत के साथ थी कि हर दुविधा आपकी दूर हो जाए और सफ़र आपका आसान हो जाए। तो कुछ हमारा योगदान रहा, थोड़ी सी आपकी मदद कर पाए तो वो बहुत है सर के लिए। बाकी आज फिर लाए IFRS 9। होप आप सबको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पसंद आए। क्या है तो IFRS 9, जब मैं बात करता हूं आपसे तो बच्चा इसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहले समझना, थोड़ा बेस समझना, थोड़ी बेसिक बातें करते हैं क्योंकि नई चीज है, पहली बार कई बच्चे सुन रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी कहानी सर को बिल्ड करनी पड़ेगी। बिना कहानी बिल्ड करे तो सर पढ़ा ही नहीं पाते, आपको मालूम है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FI। तो ये प्रोविजन बड़ा सिंपल है, कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सर किसके किसके बीच? तो कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी को देता है फाइनेंशियल असेट, एक पार्टी के बुक में फाइनेंशियल असेट क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के बुक में फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करेगा या इक्विटी क्रिएट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, स्टार्ट और खत्म। मेरे बच्चा IFRS 9 से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो एक वादा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैवी वर्ड, नाम में मत जाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी को फाइनेंशियल असेट दे और दूसरी पार्टी को फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी दे। क्या मतलब सर? तो फाइनेंशियल एसेट का मीनिंग समझना। फाइनेंशियल एसेट का सिंपल मीनिंग होता है राइट टू रिसीव कैश। अगर मेरे पास राइट टू रिसीव कैश आ जाता है तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। कोई ऐसा असेट जो मुझे राइट टू रिसीव कैश दे। मेरे पास कुछ ऐसे असेट बताओ बच्चों जिससे मुझे राइट टू रिसीव कैश मिलता हो। मैं आपको 3 असेट बताता हूं, मुझे पिक करके बताना तीनों में से किस में राइट टू रिसीव कैश मिलता है। बहुत सिंपल, टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, सर के साथ सिंपल रहा करो भाई, सर को नहीं समझ आती टेक्निकलिटीज। हम है सिंपल आदमी, आम जिंदगी। तो आम जिंदगी में सर से बात करो। फाइनेंशियल एसेट बुक कहती है राइट टू रिसीव कैश, एक ऐसा असेट जिसमें मेरे पास राइट टू रिसीव कैश है। मतलब मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ऐसा वादा कर लिया सामने वाले के साथ, सामने वाले के साथ एक वादा कर लिया कि मुझे तुम्हें तुमसे कैश मिलने का हक चाहिए, हमारे को हक चाहिए कि तुम हमें कैश दोगे, राइट टू रिसीव कैश दोगे। तो मैं 3 एग्जांपल देता हूं। एक है इन्वेंटरी, ये भी एसेट होता है। एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये भी एक एसेट होता है। और एक एसेट होता है रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। जब किसी से पैसा लेना होता है तो क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स। तो 3 एसेट के नाम लिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल। मुझे बताना इनमें से फाइनेंशियल एसेट कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट डू यू थिंक? Which one is financial asset according to you out of all 3? मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, बता दो इन तीनों में से किस में राइट टू रिसीव कैश होता है? सर इन्वेंट्री में होता है। रॉन्ग। इन्वेंट्री में कैसे होता है बाबू?
इन्वेंट्री तो आपकी बिकी ही नहीं है, बिकने के बाद होगा ना, इन्वेंट्री तो अभी बिके ही नहीं है, क्या पता आउटडेटेड हो जाए, खराब हो जाए, बिके ही ना तो इन्वेंट्री में नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो बेचने के लिए आप लाते ही नहीं हो, ये तो बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हो, तो उसमें कैसे राइट टू रिसीव कैश आ जाएगा? हाँ, रिसीवेबल में होता है ये। सर तो क्या बात कर रहे हो, मतलब जो हम ये रिसीवेबल पेबल पढ़ते थे यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? इतनी हल्की बात, ये तो सर हमने एफए में ही पढ़ रखी है। अब यही है बच्चा, डेफिनेशन तो यही है, और बाद में गलत कह भी नहीं रहा हूं आपको, कोई गलत बता भी नहीं सकता सर ने गलत बताया, बिल्कुल रिसीवेबल ही इसका एग्जाम्पल है सबसे प्रोमिनेंट। राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश। आपके पास क्या आ जाता है? राइट टू रिसीव कैश, ठीक है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगी? ऑब्लिगेशन टू पे, तो पेबल हो गया भाई, ठीक है। हमें इनसे दिल लेना है तो रिसीवेबल है, तुमसे दिल लेना है मेरी जान तो रिसीवेबल है, और तुम्हें दिल देना है तो पेबल है। दिल को यहाँ पे कैश समझो भाई, जिंदगी गिव एंड टेक है, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, ट्रांजेक्शन है, हम उस ट्रांजेक्शन के अकाउंटेंट हैं, ऑब्जर्वर हैं। तो फाइनेंशियल एसेट का बुक में मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे, कि रिसीवेबल्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या? ऑब्लिगेशन टू पे कैश, टेक्निकल टर्म ये कहती है। सर और एग्जांपल दे सकते हो, और एग्जांपल बता सकते हो सर, कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं क्या? सोचो, खुद सोचो, और क्या हो सकता है? रिसीवेबल पेबल तो हो गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक जने को राइट दे पैसा रिसीव करने का, दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन दे पैसा पे करने की। ये हो गया एक प्रॉपर फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन। और क्या, और क्या मेरे प्यारे, सोचो सोचो। सर 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 अगर हम किसी कंपनी के किसी कंपनी को लोन दे दें, सर किसी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट कर दें, अरे इन्वेस्टमेंट इन डेट भी सर यहां आ जाएगा क्या? पता नहीं यार, आप बताओ सर, क्यों नहीं आएगा? जरा सोचो, आप मना कर भी दोगे तो भी आएगा। आपने जो बताया वो बात अगर सही है तो इसमें भी तो राइट टू रिसीव कैश होता है, हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है सामने वाले से, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने वादा लिया हुआ है कि भाई तू हमें इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल देगा। भाई आपने बैंक में एफडी कराई, बैंक को पैसा दिया, बैंक को लोन दिया, या बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक के आपसे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल लेता नहीं है क्या? उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपने किसी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट कर दी, तो क्या उसमें आपके पास राइट नहीं आया पैसा रिकवर करने का? बिल्कुल राइट आ गया। और जो दूसरी पार्टी है उसको भी हल्के में नहीं लेना है, उसके ऊपर क्या आ गई है भाई? पेबल हो गया, उसके ऊपर क्या आ गई है? उसके ऊपर आ गया है मेरे दोस्त नॉन करंट लायबिलिटी। वो अपनी बुक में कैसे दिखाएगा इसको? एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी। भाई उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई, ऑब्लिगेशन टू पे चढ़ गया, ऐसे ही थोड़ी। लोन से ऑब्लिगेशन नहीं आएगी तो और किससे आएगी जिंदगी में, है ना? जब तक थे अकेले तब दुख था अकेले होने का, अब दो हो गए तो अब दुख भी दो गुना हो गए। सोचा था दुख आधे आधे हो जाएंगे, दुख डबल हो गए हैं एक के ऊपर ही। तो बच्चों समझो, ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, रिसीवेबल और पेबल, रिसीवेबल और पेबल, और इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये कुछ एग्जांपल ध्यान रखो, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल, जिसको पे करना है उसके लायबिलिटी और एसेट। अच्छा सर एक तीसरा एक और आता है यहाँ पे, एक भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एक तीसरा एग्जांपल, और मैं आपको उतने ही एग्जांपल बता रहा हूं जितने मुझे इस लेवल पे चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। एक के लिए इन्वेस्टमेंट है, मान लो मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया सामने वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या है? ये इक्विटी है। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी थोड़ी दिखाएगा वो, किसी को शेयर देगा तो इक्विटी में दिखाएगा, रेजिडुअल इंटरेस्ट है, ओनरशिप है, ओनर्स फंड है, ठीक है, कैपिटल है। अब तो डेफिनेशन नहीं लग रही। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी में लगाते हो तो आपके पास कुछ राइट टू होता है, कुछ राइट होता है कैश को रिसीव करने का? नहीं होता। जो बच्चे सोचे से डिविडेंड का राइट होता है, नहीं होता। डिविडेंड हमारा कोई राइट नहीं है, हम कभी नहीं मांग सकते कंपनी से। अगर मैंने आज रिलायंस के शेयर ले रखे हैं तो मैं ये मेल नहीं कर सकता अंबानी जी को, अंबानी जी काइंडली काइंडली distribute the dividend. I am facing some financial crunch. Why are you not distributing the dividend? Kindly distribute it. That's my humble request. It is my humble right.
अंबानी जी इग्नोर कर देंगे। भाई मेरे, मैंने किसी कंपनी की इक्विटी ले ली तो मेरे पास थोड़ी राइट आता है कि वो मेरे को डिविडेंड देगा, उसकी मर्जी है। इक्विटी तो यही है। अरे घर वालों की कोई बात नहीं सुनता, चलती बाहर वालों की है, डेट वालों को मिलता है। तो इक्विटी का कोई फिक्स राइट टू रिसीव नहीं होता। और सामने वाले को के लिए इक्विटी है, ना रिडम्पशन करना है, ना ऑब्लिगेशन है, सामने वाले पे ना ऑब्लिगेशन है। तो फिर यहाँ पे कैसे फिट करी जाए फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में? तब लॉ ने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन को ब्रॉड किया। बोला फाइनेंशियल एसेट इज नॉट ओनली राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश तो है ही, उसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाएंगी, इवन दो देयर इज नो राइट टू रिसीव कैश। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अलग से इंक्लूड किया गया। आपके लिए इतनी डेफिनेशन बता रहा हूं, हालांकि डेरिवेटिव्स भी आते हैं बट वो सब नहीं पढ़ना है, एसबीआर में पढ़ना है। तो अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इवन दो देयर इज नो राइट टू रिसीव, ये स्पेशल इसको वैल्यू दिया गया, स्पेशली ऐड किया गया फाइनेंशियल एसेट। अरे आप इक्विटी को मिस कर दोगे तो फिर बचा ही क्या? सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट तो इक्विटी ही है। अगर वही IFRS 9 में नहीं आएगी तो फिर कवर किसके लिए कर रहे हो? रिसीवेबल पेबल के लिए। रिसीवेबल पेबल की अकाउंटिंग तो 11th-12th का बच्चा वैसे ही कर लेता है। तो कहता है इक्विटी को भी यहाँ पे इंक्लूड करोगे, और तुम्हारे लिए तभी दो वर्ड लिखे। सामने वाला कह रहा है मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, मेरे लिए तो इक्विटी है, तो कह रहा है इक्विटी को भी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सामने वाले के लिए इक्विटी बना दे, रेजिडुअल इंटरेस्ट बना दे, ओनरशिप बना दे, कोई ऑब्लिगेशन ना बनाए, वो कहे मेरे लिए इक्विटी है, तुम्हारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो भी अपन इधर फॉल करेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल अपन को पढ़ने हैं, इन तीनों की अकाउंटिंग अपन को पढ़नी है, काम हो गया। ये है चैप्टर आपका IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शुरुआत और खत्म यहीं पे। अगर यहां तक समझे हो तब आगे बात की जा सकती है, ये नहीं समझे तो बात आगे की बेकार है। क्या? Financial instrument is a contract which give rise to financial asset to one party or and financial liability or equity to other party. What is financial asset? Two definition: right to receive cash. Either I have right to receive the cash from this asset because of this asset, or it is an investment in equity, specifically investment in equity, not any other asset. And the other party, obligation to pay cash, or the liability or the capital gives ownership interest to the other party. सर ठीक है, सर पढ़वा दो डेफिनेशन को, तो लो बात अधूरी रह जाएगी अगर पढ़ाएंगे नहीं आपको। तो पढ़ाना तो जरूरी है। क्या कहता है IAS 32 IFRS 9, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं इसमें, आप IFRS 9 ध्यान रखो। डेफिनेशन: अ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश। कैश, अच्छा कैश तो है ही भाई, कैश तो कैश अपने आप में है ही। An equity instrument of another entity, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर मैंने किसी कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिया तो वो भी आ जाएगा। और देखो, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इसीलिए इन्वेंट्री नहीं आ पाएगा, इसीलिए आपके नॉन करंट एसेट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनमें राइट टू रिसीव कैश नहीं होता। तो जितने मॉनेटरी एसेट्स है ना वो आएंगे, नॉन मॉनेटरी नहीं आएंगे। अगर किसी को टेक्निकल टर्म पता हो, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी IAS 21 में पढ़ते हैं ना अपन। अब क्या सर? तो बाबू मेरे, अब भी बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्या? तो अब मैं आपको बारी बारी पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग। पहले पढ़ा रहा हूं फाइनेंशियल एसेट की। हमारे कोर्स में फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ दो ही एसेट आएंगे, याद रखना है आपको। इसके अलावा कोई तीसरा एसेट नहीं पूछेगा आपसे। अभी के लिए इतने, इन दो एसेट को अच्छे से कर लो। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, या इन्वेस्टमेंट इन डेट, दोनों फाइनेंशियल एसेट है सर, बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है। अगर मैं किसी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट करता हूं, मैं किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, तो अकाउंटिंग होगी, बिल्कुल होगी। सवाल उठता है कि सर कैसे होगी डेट और इसमें अकाउंटिंग? तो मेरे दोस्त, इक्विटी के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक कहता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, एक होता है हमारा FVT OCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी दिखाऊंगा इनको। और डेट के लिए हमारे पास तीन है: फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI एंड अमोर्टाइज कॉस्ट। तीसरा है अमोर्टाइज कॉस्ट। तीन तरीके। तो बात को समझना, यहां पे कंफ्यूज मत होना।
फाइनेंशियल एसेट यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट इन डेट, दोनों फाइनेंशियल एसेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर मुझे इक्विटी की अकाउंटिंग करनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और डेट की करनी है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड अमोर्टाइज कॉस्ट। तो अपन पढ़ते हैं बारी बारी और समझते हैं। पहले पढ़ेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को लेकर क्या कहता है लॉ। कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन, टू ऑप्शन, दो ऑप्शन क्लासिफिकेशन के हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। मतलब इक्विटी दिखाओगे फेयर वैल्यू पे ही, बट एक पीएनएल में जाएगी फेयर वैल्यू और एक केस में ओसीआई में जाएगी। कहता है पीएनएल डिफॉल्ट ऑप्शन है, अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो हमेशा मानना पीएनएल इट्स अ डिफॉल्ट कैटेगरी, रेजिडुअल कैटेगरी। अगर कुछ ना समझ आए तो अपन डिफॉल्ट कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मानते हैं। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सेलेक्टेड कैटेगरी है, ये सेलेक्ट करने पे ही जाया जाएगा, बट इट्स एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर एक बार आपने इस कैटेगरी में डाल दिया तो इररिवोकेबल इलेक्शन है, मतलब एक बार आपने हाथ पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकते। एक बार आप इस कैटेगरी में आ गए तो फिर कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप ओसीआई में आके फिर पीएनएल में जा सकते हैं। वंस इन ओसीआई ऑलवेज इन ओसीआई। इररिवोकेबल इलेक्शन, डू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, इररिवोकेबल। अब जीना भी और मरना भी तेरे साथ ही है, अब छोड़ नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, तेरे बिन जी नहीं सकते। तो यही कहता है कि अगर आपने एक बार फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर लिया तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ही में ही चलेगा। इररिवोकेबल इलेक्शन है भाई, बदलना नहीं है बदलती दुनिया के साथ। एक बार चूज करा इसको तो फिर परमानेंट है रिश्ता, ये टेम्परेरी नहीं है, लिव इन नहीं है, परमानेंट रिश्ता है। और ये पीएनएल क्या है? डिफॉल्ट कैटेगरी। जब कुछ ना समझ आए तो इसके पास चले जाते हो, इसके पल्लू में चले जाते हो। जब कोई नहीं तो ये सहारा है, जब जिसका कोई नहीं तो उसका पीएनएल है। ये दो कैटेगरी है। अब सबके मन में डाउट ही आ रहा होगा कि सर बातें तो आपने कर दी, बात तो आपने समझा दी कि फाइनेंशियल एसेट में इक्विटी होता है, फाइनेंशियल एसेट में डेट होता है, ये बात हमें समझ भी आ गई। आपने ये भी बता दिया कि इक्विटी के लिए दो क्लासिफिकेशन है, डेट के लिए तीन क्लासिफिकेशन है। हमारे दो प्रोमिनेंट क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप उनका आंसर करो। जहां तक मैं समझ पाया हूं अभी तक दो क्वेश्चन बच्चे के मन में उठने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि सर ये डिसाइड क्या होता है, ये है क्या, ये दोनों कैसे पता होता है कि पीएनएल होगा या ओसीआई होगा, क्या डिफरेंस है ये, और रियल में अकाउंटिंग होगी कैसे, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी कैसे, हम जब शेयर खरीदेंगे तो क्या होगा, और जब ईयर एंड पे इसको रीमेजर करेंगे तो क्या होगा, और कल को बेचेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट। अगर इतना सोच रहे हो तो अभी तक सब समझ आ गया। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन है तो वो नहीं आना चाहिए, उसको साइड करो, वो बाद में बात करेंगे, पर्सनल बातें बाद में। क्या है अब फंडा, क्या है? तो फंडा ये है मेरे भाई, अगर आप इक्विटी खरीदते हो तो दो इंटेंशन होती हैं। लॉ कहता है इक्विटी को खरीदने के पीछे दो इंटेंशन होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग पर्पस, स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी, गैम्बलिंग। आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा आज ही बेच दिया, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। तुमने अगर गैम्बलिंग पर्पस से, ट्रेडिंग पर्पस से अगर इक्विटी को खरीदा है, सट्टाबाजी करनी है, तुम्हारे को भाव में खेलना है, ऊपर गया तो बेचेंगे, नीचे गया तो होल्ड कर लेंगे, अगर तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन है, बड़ा शॉर्ट टर्म इंटेंशन है, तुम्हारे को लंबा लंबा इक्विटी के साथ नहीं रहना, इस इंस्ट्रूमेंट को तुमने टेम्परेरी पर्पज से खरीदा है, भौकाल मचाने के लिए खरीदा है, तबाही मचाने के लिए खरीदा है, तो लॉ कहता है कि अगर तुम इससे तबाही मचाते हो तो ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाएगा। फिर जो गेन लॉस इस इक्विटी में आ रहा है वो आपका इंटेंशन दिखाना चाहिए सेल का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अकाउंटिंग यहाँ पे गेन लॉस की कंसिस्टेंटली पीएनएल को इंपैक्ट करनी चाहिए। द इंक्रीज डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर पीएनएल। अरे देखो आप समझो, मैं इक्विटी खरीद के लाया $100 की, और अब ये बढ़ के हो गई $110, इंक्रीज होके कितनी हो गई $110। तो लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ कहता है ये जो $10 का इंक्रीज है ना, ये गेन जो हुआ, आपको फायदा हुआ, ये पीएनएल में डालो, फेयर वैल्यू गेन हो, लॉस हुआ तो पीएनएल में डालो, गेन हुआ तो पीएनएल में डालो। लॉ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है और बात सही भी है। इंटेंशन बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं अपन लोग, और अपनी जैसी इच्छा वैसी नजर आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छा ही इसके साथ लंबा समय बिताने की नहीं है तो इसको बता दो ना, क्लियर रखो इसको, दुनिया को बता दो भाई तुम मिलवा रहे हो सबको कि मेरा खास दोस्त है, जिंदगी का साथ है, ऐसा लग रहा लोगों, बट बताओ कि साथ जिंदगी का नहीं है, पल दो पल का साथ है।
जब मौका मिलेगा इस दोस्त को निकाल दूंगा, कोई अच्छा दोस्त मिलेगा उसे पकड़ लूंगा, जब अच्छा भाव मिलेगा इसको बेच दूंगा। जैसे घर वाले फिराक में लगे होते हैं कई बार कि जब मौका मिले बच्चे के लगा देते, बेटा आज आया तो पकड़ में। तो अगर ऐसा हाल है तो पीएनएल है। कई बार फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्या है, कहता है दूसरी इंटेंशन हो सकती है लंबे समय की, लॉन्ग टर्म की। अच्छा, यहां पे एक डाउट आता है कि सर एक तीसरी इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है कि हम जिंदगी भर के लिए इक्विटी को होल्ड करें, कभी बेचे ही ना। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि इक्विटी की कोई लाइफ नहीं होती। आप कैसे कहोगे? इक्विटी अपनी नहीं बात कर रहा, इंस्ट्रूमेंट की कोई लाइफ होती है क्या? इक्विटी, इक्विटी की कभी रिडम्पशन होती नहीं। जब कंपनी खत्म होगी तब वो रिडीम होगा। और कंपनी खत्म अपन कब मानते हैं? गोइंग कंसर्न मानते हैं कंपनी को। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अगर आप सोचो तो कोई लाइफ नहीं है, इसलिए ना इस पे कभी भी तीसरा मेथड अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं लग पाता। इसलिए मैंने आपको दो ही मेथड बोले। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप सोचो तो उसकी कोई लाइफ नहीं है ना बच्चा, इमॉर्टल है वो। तो हो सकता है आप मैच्योर हो जाओ, आपका टाइम आ जाए, बट इक्विटी का टाइम नहीं आएगा। होता है ना, पूर्वजों के शेयर पड़े होते हैं, कई करोड़ों के हो जाते हैं। ऐसे किस्से सुने होंगे ना कि हमारे दादा परदादा ने सन फार्मा का शेयर लिया था, ये टाटा का, एचडीएफसी का, रिलायंस का शेयर ले रखा था, एमआरएफ का शेयर ले रखा था। आज वो ऊंचाइयों पे है, बुलंदियों पे है। तो बच्चा शेयर की कोई लाइफ नहीं होती, इसलिए ये तो कभी नहीं हो सकता होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड टिल मैच्योरिटी। तो इसलिए तीसरा नहीं लगेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जहां पे हमारी इंटेंशन है कि आज नहीं बट कल को कुछ सालों बाद बेचेंगे, बट एक अच्छे लेवल पे आके हमने कुछ स्ट्रैटेजी से होल्ड कर रखा है, हमारी इस कंपनी की एनालिसिस कर रखी है। हम भाई ये झुनझुनवाला जी की तरह एनालिसिस करते हैं और सही टाइम पे बेचेंगे, तो ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई उस केस में कहता है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इससे पीएनएल को मत इंपैक्ट करो। भाई इसको क्यों परेशान कर रहे हो, इसको ना छेड़ो, ये छेड़ने के लायक चीज नहीं है, इसको दिखाओ अलग से। ये फ्लक्चुएशन के पीछे रियलिटी थोड़ी कम लगती है, इंटेंशन यहाँ पे प्योर नहीं है, इंटेंशन यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इसको दिखाओ ओसीआई में। और इररिवोकेबल इलेक्शन। तो सर क्या होगा अकाउंटिंग? तो देखो क्या कहता है, डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात कर रहा है। मैंडेटरी फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए आना जाना ऑल्सो यूज व्हेन एंटिटी डज नॉट मेक ओसीआई इलेक्शन। कहता है अगर और कुछ ना समझ आए तो भी यहीं पे आना। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म गेम्स। एग्जाम्पल, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। Fair value 3 OCI only for equity instrument not held for trading requires an irrevocable, गए रास्ता जाने का है, निकलने का नहीं, irrevocable election at the time of initial recognition। ऐसा नहीं कि सर अब एसी से कर रहे हैं फिर एमबीए करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फिर सीएफए करेंगे, नहीं, बदलना नहीं है, जहां हो उसे पूरा करना है। सुटेबल when investment is made for strategic reason or long term holding, okay, partner of a long term strategic interest। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स्ड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट लाइक प्रिंसिपल इंटरेस्ट। हाँ, कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती, बता दिया। रिटर्न्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, रिटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज नो मैंडेटरी रिपेमेंट ऑब्लिगेशन इन शेयर। कंक्लूजन, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, जो मैं बात बता रहा था, तीसरा मेथड डेट में जो लगता है अमोर्टाइज कॉस्ट अंडर आईएफआरएस, एंड दे मस्ट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और ओसीआई। बस फेयर वैल्यू को या तो पीएनएल में लेके जाना है, ओसीआई में लेके जाना है, और तो बात ही नहीं है। क्या बताया इसमें यार, लॉजिक ही बता रहा है, जो बात बताई वो मैंने आपको रीड करा दी, सारी की सारी नोट्स में दे दी। अब अकाउंटिंग कैसे होगी? तो दो बातें, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। डिस्पोजल में तो बेच दोगे, तो इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। कहता है अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लेते हो तो फेयर वैल्यू पे लो, एट फेयर वैल्यू। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या ऐड करोगे? नहीं, कहता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में डालना। देखो, अगर मैं ट्रेडिंग पर्पज से कुछ शेयर खरीद रहा हूं, मैंने मान लो 5,000 के शेयर खरीदे, टाटा जी के 5,000 के, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए, 5,000 रुपए के टाटा मोटर के शेयर खरीद लिए, उसमें मैंने ब्रोकरेज कमीशन दे दी 500 रुपए, तो क्या शेयर मेरे 5500 के माने जाएंगे? नहीं, लॉ कहता है शेयर 5,000 के दिखाओगे बुक में। अरे ये 500 तो तुम्हारी डे टू डे कॉस्ट है,
ये तो तुम कितनी सारी परचेज सेल करते रहते हो, तुम्हारी कोई लॉन्ग टर्म कॉस्ट थोड़ी है ये 500। तो लॉ कहता है इसको तुम रिकवर नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, इसको पीएनएल में डालो। तो 5000 का असेट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, क्रेडिट कैश 5000 एंड डेबिट ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन पीएनएल, क्रेडिट कैश 500 वो अलग जाएगी। अब क्या सर, ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे कहता है सब्सिक्वेंटली मेजर करो, अगर आपने अभी तक होल्ड करके रखी हुई है, बेची नहीं है, तो जो भी फेयर वैल्यू अब इसकी आ गई ईयर एंड पे, मान लो 5000 की चीज 6000 की हो गई, गेन हो गया तो 1000 का गेन दिखा दोगे, डेबिट इन्वेस्टमेंट बाय 1000 क्रेडिट पीएनएल, लॉस हो गया तो डेबिट पीएनएल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, तो जो भी है उसको ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर दोगे। कोई डिविडेंड आएगा तो सर उससे क्या मतलब है, डिविडेंड तो पीएनएल में जाता है दोनों केस में, इसका ठिकाना पीएनएल में। कुछ आ गया, ये तो अनप्रेडिक्टेबल था ना, इससे हमें क्या मतलब, ये हमें थोड़ी कि पता था कि कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा कुछ इनकम आई और चली गई। भाई जिसका हमें पता ही नहीं, अपनी मर्जी से आता है, एक गेस्ट है घर में, कभी आया, जब आया अपनी मर्जी से आता है, जब आता है चला जाता है, ना उसको कोई रोक सकता, आता है खाना खाता है अपना चला जाता है गेस्ट। तो ये भाई ये आएंगे पीएनएल में जाएंगे और छुप जाएंगे, तो इससे हमारी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो पीएनएल में फेयर वैल्यू डालोगे, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी एसेट में, मतलब इस बार एसेट 5000 का नहीं माना जाएगा, इस बार दोस्त मेरे एसेट को 5000 का नहीं मानोगे, ये जो 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड कर दोगे तो कितने का हो गया, 5500 का, 5500 का। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, फेयर वैल्यू चेंजेस ओसीआई, गेन भी तुम्हारे पास और लॉस भी तुम्हारे पास। ठीक है सर, एक एग्जांपल लाए हो क्या सर? हाँ सर, एग्जांपल करा दिया करो सर, मजा आ जाता। कर लो बेटा जल्दी से कर लो, मजे मत लो। अ कंपनी बाय शेयर्स ऑफ कंपनी नॉन सब्सिडी एंड क्वांटिटी 100 शेयर क्वांटिटी लिए, बहुत कम क्वांटिटी लिए, परचेज प्राइस 50 रुपए का, 100 × 50, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500, दोनों मेथड से करके दिखा सकते हैं। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर को कितनी है, 60 रुपए की, एंड डिविडेंड रिसीव 2% का डिविडेंड भी आया। अरे डिविडेंड तू क्यों आया है, तू पीएनएल में जा, तेरे से कोई बात नहीं करेंगे, नाराज है तेरे से। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल सर बता दो ये, तो भाई मेरे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या बता दूं, 50 का शेयर 100 रुपए पे लिया, 5000 का हो गया, 500 की कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, पीएनएल में एक्सपेंस हो जाएगी, तो कितना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 5000, इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500, बैंक और कैश 5500। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, 50 की चीज 60 रुपए की हो गई, तो 50 की चीज 60 रुपए की हो गई तो 10 रुपए का फायदा हो गया, 100 शेयर पे 10 रुपए का फायदा, कितने का फायदा हो गया, 1000 का गेन, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। डेबिट इन्वेस्टमेंट गेन कहां जाएगा, पीएनएल में, और डिविडेंड इनकम जो आई डेबिट बैंक, क्रेडिट पीएनएल, ये पीएनएल में चला जाएगा। बाकी आपको पीएनएल में मैंने प्रेजेंटेशन करके दिखा दी है, बैलेंस शीट पीएनएल में, वो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली चीज है नहीं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में देख लो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को और परचेज प्राइस को दोनों को ऐड करके 5500 का दिखा दिया, एंट्री सेम हुई है, इस बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में नहीं डाली, और इस बार जो अपन को गेन आया वो ओसीआई में जाएगा, और लॉस आएगा तो ओसीआई में जाएगा। एंट्रीज का फर्क देख लेना साइड में कैसे, बात तो वही है ना बच्चा, चाहे बात बातों में करें चाहे बात एग्जाम्पल में करें, तो चेंज तो कुछ होना ही नहीं है, फलसफा तो वही रहना है। जल्दी से देख लो अकाउंटिंग मूवमेंट, कोई भी ऐसी बात होगी नहीं जो समझना है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं, एक समझ गए तो बाकियों में अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट। अच्छा डेट में सर, डेट में इन्वेस्टमेंट करी तो बेटा, अब देखो डेट के लिए ना लॉ कहता है 2 टेस्ट होते हैं, ये समझना बात को। डेट के लिए ना अपन 2 टेस्ट देखते हैं, एक कहलाता है बीएमटी बिजनेस मॉडल टेस्ट, और एक कहलाता है सीसीएफटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। डेट को अकाउंट कैसे करोगे, उसके लिए 2 टेस्ट अपन को देखने होते हैं। एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट हमें इक्विटी के लिए नहीं देखने होते, बट ये हमें डेट के लिए देखने होते हैं। अगर मैंने किसी डेट की अकाउंटिंग है तो तीनों से हो सकती है, अब मैं समझाने जा रहा हूं। कहता है इसके लिए आपको टेस्ट देखना पड़ेगा, 2 टेस्ट कराने होंगे। भाई कई बार होता है ना, डॉक्टर कहता है कि यार
ये 2 टेस्ट कराओ आप, तब पता लगेगा कि ये बीमारी किस हद तक है। 2 अर्जेंट टेस्ट कराने। तो सर वैसे ही डेट के लिए 2 टेस्ट होते हैं, बीएमटी और सीसीएफटी। बीएमटी क्या है? बिजनेस मॉडल टेस्ट। मतलब डू यू वांट टू होल्ड दिस टिल मेच्योरिटी? मान लो डेट 5 साल का है, 10 साल का, डेट की तो लाइफ होती है। आर यू गोइंग टू होल्ड दिस डेट टिल मेच्योरिटी और यू आर गोइंग टू सेल इट बिफोर मेच्योरिटी? कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट और मिलेगी तो कहीं और पैसा लगा दोगे या होल्ड करके रखोगे? तो ये क्वेश्चन बताएगा आपको। तो अगर बीएमटी पास है तो ओके, एक टेस्ट तो पास हो गया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचना नहीं है, यू विल होल्ड टिल मेच्योरिटी मेरा बाबू, इसको बेचोगे नहीं, इसका साथ निभाओगे एंड तक, इसके मुकाम तक जाओगे, तब कहेंगे बीएमटी बिजनेस मॉडल टेस्ट एसीसी बनने तक आपका साथ सर निभाएंगे। तो क्या है? बिजनेस मॉडल टेस्ट पास्ड। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। क्या इस इंस्ट्रूमेंट से आपको मिल रहा है वो सिर्फ कैश है या कुछ और भी है? What are you getting from this instrument? Are you getting time value of money? Are you getting interest and principal only? If yes, then this test is also passed. What you are getting from it and how long you are going to hold it. Are you going to hold till maturity? Then business model test is passed. And if you are getting only the interest and the principal amount, nothing else, basic simple vanilla debt which is giving you interest and principal over the period till maturity, then contractual cash flow test is passed. कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट फेल कब हो जाएगा? कन्वर्जन राइट्स होंगे। मान लो आपको कंपनी कहती है कि यार आप ना कल डेट से ना इक्विटी भी बन सकते हो, वी आर गिविंग यू राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी ऑल्सो, वी विल पे यू इंटरेस्ट, वी विल पे यू प्रिंसिपल, प्लस वी आर ऑल्सो गिविंग यू राइट टू कन्वर्ट इन द इक्विटी इन द फ्यूचर। नाउ दिस इज नॉट सीएफटी, सीसीएफटी इज फेल। तो अगर दोनों में से कोई टेस्ट भी फेल हो जाता है तो क्या होगा बताऊंगा, बट अगर ये दोनों टेस्ट पास हो गए, मतलब तुमने दोनों के दोनों, तुम होल्ड करोगे इसको पूरी जिंदगी और इससे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 2 ही चीज मांगते हो, कैश फ्लो, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो तुम्हारा बनता है, तो लॉ कहता है इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाओ। और अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाने का मतलब होता है इग्नोर फेयर वैल्यू, जितने पे खरीदा उतने पे दिखाओ। सिंपल सी बात है। आप जैसे अपनी मशीनरी को नहीं दिखाते कॉस्ट पे, अपन बुक्स में कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं। अगर मैं एक प्लांट, एक कार लेके आया 50 लाख की, 10 लाख की, जितने की भी कार लेके आया, वो कार में 10 की दिखाता रहता हूँ, डिप्रिशिएट करता रहता हूँ, हालांकि डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा यहाँ पे, बट लॉ कहता है कि यार जब तुम्हें क्या मतलब फेयर वैल्यू से, तुम्हें मतलब क्या है इसकी फेयर वैल्यू से, मुझे मतलब क्या है, और इसकी फेयर वैल्यू चेंज होगी भी नहीं। जब तुम इस इंस्ट्रूमेंट से तुम्हारे को कोई लगाव ही नहीं है, कि बाहर दुनिया का तुम्हें मतलब ही नहीं है कि दुनिया आगे क्या करती है, इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तुम इसको कभी छोड़ोगे ही नहीं। कोई लाख बुराई करे कि भाई ये बहुत बढ़िया हो गया है, हमें दे दो, कोई बोलता है बहुत बेकार है इसे छोड़ दो, तुम्हें नहीं मतलब। तो इसका प्राइस चाहे बढ़े घटे, तुम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे और तुम्हें मिलना इसमें जो है वो फिक्स्ड है, सर्टेन कैश फ्लोज मिलने हैं, कोई ऐसा तुम्हारे रखने के पीछे कोई हिडन इंटेंशन नहीं है कि कल को तुम इक्विटी बन जाओगे। तो लॉ कहता है कि फिर तो इसको कॉस्ट पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितनी कॉस्ट है उस पर दिखाओ, जो फेयर वैल्यू मार्केट में चल रही है इग्नोर करो। बट बाकी मेथड कहते हैं, ओसीआई कहता है अगर बीएमटी फेल हो जाता है और सीसीएफटी पास हो जाता है, तब मेरे पास आना, तब यहां पे याद रखना यही कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीसीएफटी फेल हो गया, सीसीएफटी फेल हो जाएगा तब तो ओसीआई में भी नहीं आ सकता, फिर तो पीएनएल रेजिडुअल कैटेगरी, और बाकी सारी कंडीशन में फिर पीएनएल की आ जाती है, डिफॉल्ट कैटेगरी पीएनएल है। तो ये 2 कैटेगरी के लिए लॉ ने बताया, बाकी की सब कैटेगरी के लिए फिर पीएनएल है। डिफॉल्ट कैटेगरी, रेजिडुअल कैटेगरी, पीएनएल है। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि यार अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाना, अगर आपका बीएमटी और सीसीएफटी पास है, अगर बीएमटी फेल हो गया मतलब आप होल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं करोगे, अब तो बात वही होगी ना, आप मैच्योरिटी से पहले बेच दोगे, बट कब बेचोगे ये पक्का नहीं है, बट यू आर रेडी टू सेल व्हेन यू आर गेटिंग अ बेटर ऑप्शन। आज तुम्हारे साथ है, आज वो तुम्हारे साथ है,
जब उनको तुमसे बेटर मिलेगा ना, वो किसी और के साथ हो जाएंगे। बड़ी बात दुख की है, बट यही प्रैक्टिकल है, यही जिंदगी की रियलिटी है। हर बच्चे को पता है कि आज हमारे साथ हैं, कल किसी और के साथ हैं। ये रंग बदलती दुनिया में हर रोज बदलते हैं लोग। तो बच्चों, यहां पे लॉ कहता है कि जब बदलने के वहां पे सरकमस्टांसेस हैं तो फेयर वैल्यू को देखो, क्योंकि अब फेयर वैल्यू रेलिवेंट हो गई है। बट हाँ, क्योंकि चेंजेस के पीछे इंटेंशन इज नॉट क्लियर, यू आर गोइंग टू सेल बट यू मे नॉट सेल, हेंस दिस चेंजेस शुड नॉट इम्पैक्ट योर पीएनएल, इट शुड गो टू ओसीआई, इन ऑल अदर केसेस इट विल गो टू पीएनएल। ठीक है, बात समझ लें। तो वही बात यहां पे आ गई, बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है वेदर बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द एसेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, ओके, और आर द कैश फ्लो फ्रॉम एसेट सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। वही बिजनेस मॉडल टेस्ट की बच्चा बात कर दी। अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगेगा? जब दोनों पास हो जाएंगे, बीएमटी और सीसीएफटी दोनों टेस्ट पास। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कब लगेगा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, अच्छा ये ऊपर मिस्टेक हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये पीएनएल नहीं, इसको पीएनएल नहीं पढ़ना है, ये ओसीआई का है। ये जो हेडिंग लिखा है ये पीएनएल का है, ये वाला पीएनएल का केस कट कर दिया। ठीक है, तो ये ओसीआई है, ये पीएनएल। अब पढ़ो, फेल्स बीएमटी पासेस सीसीएफटी, तो कहां जाओगे? ओसीआई में। ठीक है, और फेल सीसीएफटी या डिफॉल्ट कैटेगरी कुछ भी और केस होगा तो यहां पे आ जाओगे। कोई भी और है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कन्वर्जन राइट है, कुछ भी है, तो फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में पहुंच जाओगे। लास्टली सबका मालिक एक, ये बचाएगा आपको पीएनएल में। फिर कोई भी सिनेरियो है तो पीएनएल में जाओगे। सर अब बस एक लास्ट चीज और बता दो, तीनों में अकाउंटिंग कैसे होगी? तो वैसे ही जैसे इक्विटी की होती थी, बिल्कुल सेम। अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड कर दोगे इनिशियल मेजरमेंट में, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी, सेम टू सेम वैसे ही। याद रखो, इनिशियल मेजरमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे मैंने बताया था इक्विटी के लिए। अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू ओसीआई बिल्कुल सेम सेम चलते हैं, बस इसका फर्क ये है कि फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, बाकी सब सेम है। इनिशियल मेजरमेंट दोनों का बिल्कुल सेम है, यस। और जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे करोगे वो ऐड कर दोगे, यहाँ भी ऐड कर दोगे। और जैसे वहाँ पे इक्विटी में करते थे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में, तो यहाँ भी पीएनएल में डालोगे। तीनों में देख लो, परचेज प्राइस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आती है सर बात समझ? आगे देख लो, तो लॉ क्या कहता है आगे? आगे ये कहता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मेजरमेंट बेसिस, कहता है अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही दिखाते रहो यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड पे आप दिखाते रहना, फेयर वैल्यू चेंजेस को एप्लीकेबल मत करना, नॉट एप्लीकेबल। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड आपको मालूम है ना बच्चा, क्या है सर? तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड क्या होता है? आप अपनी कॉस्ट लेते हो, जितना भी इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट आपको गिवन होगा, दो रेट गिवन होंगे, कूपन रेट जो रेट कंपनी ने प्रॉमिस किया, और जो एक्चुअली आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इफेक्टिव रेट। तो लर्न कर लो, अभी के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इफेक्टिव रेट और ये सब पे जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा ध्यान रखना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कभी भी कोई भी मेथड में हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे निकलता है, फेयर वैल्यू पे कभी भी नहीं निकलता। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अमोर्टाइज कॉस्ट, माइनस करोगे जो भी कंपनी से पेमेंट आ रही है कूपन रेट पे, नॉमिनल वैल्यू पे। तो कूपन रेट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, हर साल इस पे दिखाओगे। ये क्लोजिंग हो गया ईयर 1 का, यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, इसी के ऊपर फिर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाओगे, कूपन, और ऐसे क्लोजिंग चलता रहेगा, ऐसे कहानी चलती रहेगी। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जैसे लीज में भी करते हो आप, हर जगह करते हो, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में तो कोई कहानी है नहीं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड तो सिंपल सी यही बात कहता है कि इंटरेस्ट को ऐड करते रहो, कूपन रेट को माइनस करते रहो, जो पेमेंट आ रही है, और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते रहो। फेयर वैल्यू मेथड भी कहता है सेम चीज, कहता है फेयर वैल्यू पे दिखाना बेस्ड ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे पीएनएल में डालते रहना, मतलब इंटरेस्ट सेम जाएगा, यही वाला इंटरेस्ट जाएगा सेम टू सेम, चाहे फेयर वैल्यू मेथड भी फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट विल बी सेम। तो याद रखना, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फेयर वैल्यू विल नॉट इंपैक्ट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी सेम यू हैव कैलकुलेटेड इन अमोर्टाइज कॉस्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट, स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन दिस पॉइंट दैट there is
फेयर वैल्यू चेंजेस, सो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन न्यू फेयर वैल्यू। नो नो नो, इंटरेस्ट तो वही पुरानी, मतलब आप एक बात मान लो, जब भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का क्वेश्चन आए ना, तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला शेड्यूल तो बना लेना, फिर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बनाना। मतलब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में डबल मेहनत है, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला शेड्यूल जो कॉस्ट का बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा, अलग से आपको हर क्लोजिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से भी कंपेयर करना है, हर क्लोजिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से भी कंपेयर करना है, हर क्लोजिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से भी कंपेयर करना है, और जो गेन लॉस आएगा उसको ओसीआई में डालना, ये अलग से कर लेना है। पूरा शेड्यूल बनाओगे नॉर्मली, फेयर वैल्यू गेन लॉस को ओसीआई में डालोगे एंड अकॉर्डिंगली उससे आप इस पार्ट को कंप्लीट करोगे। तो ये बच्चा आपका होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू। और पीएनएल के केस में तो आप इंटरेस्ट रेट कूपन रेट को ही लोगे, इफेक्टिव रेट मेथड यूज ही नहीं करना है, जो कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा वो पीएनएल में जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाना ही नहीं है। मतलब ये जो मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाली बात कर रहा हूँ उसको इग्नोर ही कर देना, जैसे हम नॉर्मली कंपनी से जो इंटरेस्ट आ रहा होता है 5% 6% वो पीएनएल में डालते हैं, वैसे डालते रहना, और जो फेयर वैल्यू चेंजेस है उसको पीएनएल में डालते रहना। मान लो क्लोजिंग फेयर वैल्यू 12,000 है, आपके अकॉर्डिंग 10,000 है, 2,000 का गेन हो गया तो 2,000 का गेन पीएनएल में चला जाएगा, और उस केस में ओसीआई में चला जाएगा। तो in fair value through P&L, interest income is not treated separately, it is combined with other fair value gain losses recognized directly in P&L। तो इसके लिए कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड नहीं लगेगा। देखो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्या है कि इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड छुपा हुआ है, किस लिए? इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिए बस, बाकी सब आपका फेयर वैल्यू पे चलेगा, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलेगा। होपफुली मेरी बात ये आपको सेंस बना रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये IFRS 9 का, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, रिवाइज करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब बात करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी की। तो देखा हमने फाइनेंशियल असेट को, चाहे इन्वेस्टमेंट इन डेट हो चाहे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हो, फंडा सेम है, फेयर वैल्यू चेंजेस को या तो पीएनएल में या ओसीआई में या फेयर वैल्यू चेंजेस को लेना ही नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट तो कहता है इग्नोर करो फेयर वैल्यू चेंजेस को। इंटरेस्ट रेट डेट में आता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉलो करना है, तो वो कॉस्ट पे लगाते चलना है। अब बात करें लायबिलिटी की, तो क्या कहता है, देखो लायबिलिटी के लिए प्रोविजंस क्या कह रहे हैं लायबिलिटी इज सिमिलर टू फाइनेंशियल एसेट। पहली बात ही कह दी सिमिलर टू फाइनेंशियल एसेट, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। फिर आगे पढ़े या ना पढ़े, पढ़ लेते हैं। द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी डिटरमाइन द हाउ इट्स इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली मेजर्ड। कहता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, दो तरीके की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, एक आपकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएंगी। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो ही तरीके हैं, एक जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे होंगे, एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और कोई तरीका नहीं है। दो ही तरीके होते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जनरली वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जाती है जो लॉस मेकिंग डेरिवेटिव्स होते हैं, एडवर्स या अनफेवरेबल मूवमेंट्स होती है। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, मजे की बात ये है कि अभी नहीं पढ़ना है, ये आप एसबीआर में पढ़ते हो, तो एफआर में ये नहीं पढ़ना है। तो एफआर में जो टेस्ट होगा अमोर्टाइज कॉस्ट ही टेस्ट होगा, तो मतलब एफआर के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ एक ही तरीके से रिकॉर्ड होंगी, वो है अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑब्लिगेशन टू पे कैश, मतलब मैंने लोन लिया है इस बार, तो अपन ने अगर किसी से पैसा लोन में लिया, 10 लाख रुपए लोन में लिए और 2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे दी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या इग्नोर करेंगे? तो ध्यान रखना, ना ही इग्नोर करोगे ना ही ऐड करोगे, बल्कि माइनस करोगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस होती है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में मोस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी क्लासिफाई होते ही फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जिस तरीके से असेट के केस में, क्योंकि भाई असेट के केस में दोनों आउटफ्लो है, आप एक कार लेके आए, 10 लाख रुपए की कार लेके आए, आपने 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी, तो आपकी 12 लाख की कार पड़ी। बट वहीं लोन लिया आपने 10 लाख का और 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रोसेसिंग फी दे दिया, तो आपको नेट प्रोसीड कितना आया? 8 लाख रुपए। तो आप लायबिलिटी, आप अपनी बुक में लोन कितने का दिखाओगे? 8 लाख रुपए का। तो लॉ कहता है फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे आप दिखाओगे लायबिलिटी को, बड़ा सिंपल सा रूल। और उसके बाद अमोर्टाइज कॉस्ट पे इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट से ऐड करते रहो, पेमेंट जो कर रहे हो माइनस करते रहो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो वो फंडे को लेके आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, वो फंडा कहीं चेंज नहीं होगा आपका। देखो एग्जाम्पल भी लाया हूं, लोन नोट इशूड $1,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0 मान रहे हैं, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ होगा तो वो अपन माइनस कर देंगे, जो पैसा आया प्रोसीड में से माइनस कर देते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में। फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट में मतलब
प्रोसीड माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लॉजिकल है, पैसा आया गया, नेट में क्या आया, नेट प्रोसीड। द लोन नोट इज रिडीमेबल एट $1250, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द लोन 5 ईयर एंड इंटरेस्ट पेड 5.9% पर एनम, ठीक है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बाबू, 10%। तो कूपन रेट मतलब ये वो रेट है जो कंपनी ने प्रॉमिस किया था, और ये वो जो मैं बता रहा था ना आपको इफेक्टिव रेट गिवन होगा, ये इफेक्टिव रेट है, ये आपको गिवन होगा, ये रेट कंपनी दे रही है और ये रेट एक्चुअली आपका पड़ रहा है। भाई रियल में आपको लोन 10 लाख नहीं आया ना, 8 लाख आया है, प्रीमियम भी मिल रहा है, तो उन सबको आईआरआर इनफ्लो आउटफ्लो को इक्वेट करके निकलता है। एफएम में पढ़ाता हूं मैं ये, यहाँ पे अभी इस पर ध्यान नहीं देना, 10% गिवन होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस इफेक्टिव रेट 10%, 1000 का कितना बना, 100। ये मैं आपको कह रहा था कि हमेशा फेयर वैल्यू से नहीं इंपैक्ट होगी ये वैल्यू, ये हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे आएगी। पेड सर 5.9%, अच्छा ये हमेशा किस पे दिया जाएगा, नॉमिनल वैल्यू पे, तो 1000 का 5.9% ये हमेशा फिक्स रहेगा, हर साल नॉमिनल वैल्यू पे, कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपनी कूपन रेट जो देती है वो रेट स्टेटेड होता है ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन में, एंड कूपन रेट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो 59 59 59 ये ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अल्टीमेटली लाइबिलिटी जाके खत्म हो जाएगी। 1000 100 ऐड करा, 59 पे किया, 1041, फिर 1041 104 59 और फाइनली रिडम्पशन। तो वो ऑटोमेटिकली इस रेट में ये 10% से आप जो कर रहे हो, ये दोनों को सब कुछ कंसीडर करके ही आया है, तो आंसर एंड में जीरो ही होना है। यही इस रेट की खास बात है कि आंसर एंड में आपका जीरो ही होना है। तो ये बच्चा आपकी सिंपल सी फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात हो गई, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी का। तो यार फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या कह रही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कह रही है कि भाई मुझे किस पे रिकॉर्ड करोगे। पहली बात तो कहता है एक ही मेथड लगाना है, अमोर्टाइज कॉस्ट, और इनिशियल मैनेजमेंट क्या करना है, इनिशियल मेजरमेंट क्या करना है, जो पैसा मिला मतलब मनी रिसीव्ड, फ्लो इनफ्लो, जितना भी आपको इनफ्लो हुआ उसमें से क्या हटा देना है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, ये नेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद नॉर्मल आम जिंदगी, ये आप लीज में भी करते हो, हर जगह करते हो, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आप दिखाते रहो, फिर इसे इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट प्लस पेमेंट माइनस फ्लो चलता रहेगा। फिर आता है बच्चा आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रहता है, देखो बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है ये, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर ये क्या कंसेप्ट है, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों क्वालिटी है, डेट की भी और इक्विटी की भी। आज डेट है तो कल इक्विटी हो सकता है, या डेट का डेट रह सकता है, मिक्स है, हाइब्रिड है, दोनों क्वालिटी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रखता है। अच्छा हमारे कोर्स में इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हम, ये इशूअर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, याद रखना, मतलब लोन लेने वाले के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, लोन देने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अगर कंपनी ने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो पढ़ाने जा रहा हूं। पहले पढ़ा हमने फाइनेंशियल एसेट यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट इन डेट की अकाउंटिंग, फिर हम पढ़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग जो कि बिल्कुल प्लेन कोरा कागज है, सिंपल अकाउंटिंग है, प्लस माइनस है। और अब बात आ जाती है कन्वर्टेबल्स की। सर कन्वर्टेबल क्या होते हैं, तो इसमें कंपनी ये कहती है कि तुम्हारे से पैसा लिया है, तुम्हें पैसा भी दे, तुम्हें पैसा वापस चाहिए तो पैसा ले लो, तुम्हें हमारी कंपनी का मेंबर बनना है, इक्विटी बनना है तो इक्विटी बन जाओ। भाई तुम्हारा एक गेस्ट है, डेट है, उसको तुमने बोला कि यार तुम्हारे पास ऑप्शन है इस घर का मेंबर बन जाओ या चले जाओ, दोनों ऑप्शन है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही होता है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हैव बोथ द क्वालिटीज, दोनों साइड स्विंग करता है ये। अ लाइबिलिटी कंपोनेंट, ऑब्लिगेशन टू पे, भाई लाइबिलिटी तो है ही, प्लस 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 एक इक्विटी कंपोनेंट भी इसके अंदर होता है, ऑप्शन फॉर होल्डर टू कन्वर्ट इनटू शेयर। कॉमन एग्जांपल कन्वर्टेबल लोन, बॉन्ड रिपेबल आइदर इन कैश और इक्विटी शेयर एट फ्यूचर डेट। तो बहुत प्यारी बात की भाई, एक पैकेट डबल धमाका, मजे दोनों, दोनों के दोनों ऑफर मिल रहे हैं आपको, लोन के साथ इक्विटी भी, मजे करो, एंजॉय करो, कंपाउंड है। क्या कहता है, स्प्लिट अकाउंटिंग फॉलो करना, कहता है डेट को डेट की तरह चलाओ, इक्विटी को, मतलब जो पैसा लिया, मान लो अपन ने सामने वाले से 10 लाख रुपए लिए, अब
अपन ने देखो 10 लाख रुपए दिए तो आम जिंदगी को नजर आता है ये पूरा का पूरा मान लो इक्विटी मान सकता है, वो कोई डेट कह सकता है कि सर लोन है, बट नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इस 10 लाख में कुछ पैसा डेट के लिए आपने लिया है, कुछ पैसा इक्विटी के राइट के लिए लिया है, और दोनों को अलग अलग करो, दोनों को संधि विच्छेद करो। अरे देखो लॉजिकल है, मैं अगर आपसे पैसा ले रहा हूं, एक प्योर डेट के लिए जो पैसा ले रहा हूं और एक जो कन्वर्टेबल डेट के लिए पैसा ले रहा हूं सेम नहीं हो सकता। कन्वर्टेबल डेट के अंदर जो पैसा आ रहा है वो ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इक्विटी कंपोनेंट भी है। आपने 10 लाख रुपए को पूरा डेट कैसे बता सकते हो? आप सामने वाले को इक्विटी का राइट भी दे रहे हो तो उसका भी कुछ पैसा लिया होगा ना। तो वो जो डेट का और इक्विटी का पैसा है ना अलग कर लेना है। तो जितना भी पैसा मिलेगा, बिकॉज व्हाट इज वाई स्प्लिट अकाउंटिंग कहता है बिकॉज द इश्यूअर हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड ऑल्सो कन्वर्टिंग द राइट। अरे आप किसी को दो चीज ऑफर कर रहे हो तो पैसे में आप कैसे कह सकते हो मैंने एक चीज का लिया है? ऐसा क्या प्यार है, ऐसी क्या दरिया दिली है? आप किसी को चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों चीज दे रहे हो, और तो पैसा सिर्फ चॉकलेट का थोड़ी लोगे, आपने कहीं ना कहीं पैसा आइसक्रीम का भी जोड़ रखा है उसके अंदर। देयर आर नो फ्री लंचेस, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, नहीं होगी? तो लॉ यही कहता है कि अलग करो, और अलग कैसे करना है भाई? अलग करने में तो अपन माहिर है नहीं है। कहता है पहले लायबिलिटी पार्ट मेजर करो, और लायबिलिटी पार्ट कुछ नहीं है, जितना भी पेमेंट होगा आने वाले समय में, मतलब जितना भी मैक्सिमम आउटफ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट फॉर सिमिलर, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉन कन्वर्टेबल डेट। अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कन्वर्टेबल डेट और नॉन कन्वर्टेबल डेट का इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होगा, नॉन कन्वर्टेबल में इंटरेस्ट रेट जनरली ज्यादा होगा क्योंकि उसमें आप कोई कन्वर्जन राइट नहीं दे रहे हो। यहां पे जनरली कंपनी इंटरेस्ट रेट कम देती है क्योंकि कन्वर्जन राइट भी दे रही है। तो कहता है कि नॉन कन्वर्टेबल बिल्कुल प्योर लो, मिक्सिंग जिसमें ना हो, प्योर ब्लड लो, प्योर ब्लड को लिया एट मार्केट रेट फॉर सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल डेट विदाउट एनी मिक्सिंग का रेट ले लिया, और आपको क्या लेना ही तो है, आपसे कौन सा वो निकलवाएगा। तो यूज द प्रेजेंट वैल्यू, कहता है जो जो पेमेंट होनी है, जब वो डेट है तो आने वाले टाइम में उसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मैक्सिमम जो देना पड़ सकता है, कल को वो कन्वर्ट नहीं होता, तो उस सबका डिस्काउंट करके वैल्यू निकाल लो, और उस वैल्यू को माइनस करो तो जो बैलेंस आएगी, रेजिडुअल वैल्यू आएगी, वो इक्विटी है। इक्विटी कंपोनेंट इज टोटल प्रोसीड माइनस लायबिलिटी कंपोनेंट, बचा हुआ आपका क्या आ जाएगा? इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी इज बैलेंसिंग फिगर, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। मैं एक एग्जांपल लाया हूं, उससे समझ आ जाएगा, वरी मत करो, एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। सर क्या है एग्जांपल? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वैसे बताया है कि लायबिलिटी कंपोनेंट को किस पे चलाना है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, और इक्विटी को कुछ भी नहीं करना, सेम रखना है, नो चेंज, याद रखना। इशूअर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर के नहीं। इन्वेस्टर तो इक्विटी की अकाउंटिंग करता है, बट इशूअर इक्विटी को कभी चेंज नहीं करता। आपने कभी इक्विटी को थोड़ी कभी चेंज किया है आज तक? कभी हम शेयर कैपिटल को थोड़ी चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू मार्केट में चेंज होती रहती है, तो उससे इशूअर थोड़ी चेंज करेगा, वो तो इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है। तो कहता है इक्विटी का कभी चेंज मत करना, इक्विटी पार्ट को। और लायबिलिटी पार्ट को तो अपन ने सीख ही लिया कि कैसे दिखाते हैं। लायबिलिटी को हमारे कोर्स में हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे, और अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है हमारे कोर्स में? अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब मेरा बच्चा सिर्फ इतना सा है, कितनी मेरी ओपनिंग लायबिलिटी थी, लोन प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट इज क्लोजिंग। अरे लोन, तुम्हारा जो लोन था, मैंने 10 लाख का लोन लिया, जो ब्याज बना उससे लोन बढ़ेगा, जो पेमेंट करी उससे कम होगा, क्लोजिंग आ जाएगा। यही है अमोर्टाइज कॉस्ट, और है क्या? इन्वेस्टर के लिए क्या है? जितना उसने इन्वेस्ट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जितना मिला माइनस करेगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। और ईश्वर के लिए क्या है? जितना उसने लोन लिया, जिस पे इंटरेस्ट बना, जो पेमेंट करी, वो क्लोजिंग आ जाएगा। घर में भी अपन लोन लेते हैं तो ऐसे ही अकाउंट करेंगे ना भाई। आपने स्टडीज के लिए, मैरिज के लिए लोन लिया, मान लो आपकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए आपको लोन लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, तो वो जो आपने 50 लाख का लोन लिया, उस लोन पे ब्याज बनेगा, 5 लाख का ब्याज बना, 55 लाख। आप हर साल पे कर रहे हो 2 लाख, तो लोन कम होता जाएगा, ब्याज से बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ब्याज से बढ़ता जाएगा। तो वही बात है, लायबिलिटी और इक्विटी को अलग कर लो, बाकी अकाउंटिंग फिर नहीं है। तो देखो कैसे, ये एग्जाम्पल देखना। प्रोसीड रिसीव्ड कितना? 10 लाख। पैसे लिए 1 मिलियन सामने वाले से, ओके, $1 मिलियन बोलो, रुपी बोलो। कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, या कैलकुलेट करके दी हुई है 9,20,000। भाई तुमने पैसे 10 लाख लिए,
बट इस 10 में से 9-20 तुमने इक्विटी के नहीं डेट के लिए है, क्योंकि आज की डेट में जो तुम पैसा दे रहे हो उतना ही पैसा नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड में मैं ले सकता हूं 9,20,000 लगा के। तो कोई तुम्हें 10 लाख क्यों दे रहा है? सेम अपन कमा सकते हैं, क्योंकि अपन डिस्काउंट किस पे कर रहे हैं? नॉन कन्वर्टेबल के रेट पे। तो मतलब अगर आज की रेट में मार्केट में मैं 9-20 लगा के सेम कमा सकता हूं, तो मैं तुम्हें 10 क्यों दे रहा हूं? ये 80,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? तो ये जो मैं 80,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये इक्विटी कंपोनेंट है, और ये जो मैंने दिया ये प्योर डेट कंपोनेंट है ना। तुम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? 10 लाख जो चीज 9-20 के बेनिफिट दे रही है, जितना भी इससे इनफ्लो आ रहा है वो 9-20 में तुम्हें किसी भी नॉर्मल डेट से मिल जाता, स्ट्रेट डेट से मिल जाता। फिर तुम मिक्सिंग वाले डेट से क्यों आए हो? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और उस एक्स्ट्रा का तुमने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? 80,000 रुपए। ठीक है सर। तो बच्चा, एज्यूमिंग इंटरेस्ट यूजिंग मार्केट रेट 92,000, फिर वही आपको अमोर्टाइज करते रहना है। फाइनेंस कॉस्ट को जो बनती है वो लायबिलिटी में आपको ऐड कर देना है, जो पेमेंट होगी वो लायबिलिटी डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। भाई जो इंटरेस्ट बनेगा उससे लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऐड करने के लिए एंट्री बनाओगे तो क्या बनी? इंटरेस्ट टू लायबिलिटी। और पेमेंट की क्या एंट्री बनी? लायबिलिटी टू बैंक। तो वो एंट्री करती है अमोर्टाइज कॉस्ट। और अगर हम बात करें इक्विटी कंपोनेंट की, तो उसको तो अपन 80,000 पे ही चलाते रहेंगे, ये चेंज नहीं होगी, ये एंड तक 80 चलती रहेगी। तो ये बच्चा हमारा केस था कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का। अपन ने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की कंपाउंडमेंट देख ली कि कैसे उसकी मिक्सिंग वर्क करती है, कैसे उसको अलग अलग करना है। मतलब ऐसा समझो कि आपका जैसे आप चाय में चाय पत्ती होती है, तो जैसे छान लेते हो ना, पत्ती अलग कर लेते हो, चाय अलग कर लेते हो बनाने के बाद। तो वही बात है, कहता है चाय को अलग कर लो, पत्ती को अलग कर लो। पत्ती को कुछ नहीं, फेंक दो, पत्ती पड़ी रहेगी, पत्ती को कोई चेंज नहीं करना। चाय की चुस्कियां लेनी है, चाय से फील लेनी है। डेट को तुम्हें अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलाते रहना है, इक्विटी को पड़े रहने दो, कोई काम नहीं है अब उसका। ऑफसेटिंग तो बच्चा ये बात अब नहीं है। क्या हम फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को ऑफसेट करके दिखा सकते हैं? ये थ्योरेटिकल लास्ट कंसेप्ट। क्या नेट करके दिखाया जा सकता है? कैन वी एडजस्ट फाइनेंशियल एसेट विद फाइनेंशियल लायबिलिटी? फाइनेंशियल एसेट 10 लाख का है, मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी 8 लाख की है, क्या मैं नेट करके 2 लाख दिखा सकता हूँ? तो लॉ बड़ा सिंपल कहता है। लॉ क्या कहता है कि दो बातें ट्रू हैं तो कर सकते हो। डू यू हैव लीगली एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ एंड इंटेंशन टू सेटल ऑन नेट और साइमल्टेनियस बेसिस? कहता है एंटिटी मस्ट हैव लीगल राइट टू ऑफसेट अमाउंट। दिस मींस अंडर द लॉ एंटिटी कैन इंसिस्ट ऑन नेट सेटलमेंट इवन इन द बैंक्रप्सी और डिफॉल्ट। मतलब कल को कोई भी बात हो जाए, आप नेट सेटलमेंट कर सकते हो। लोन और लाइबिलिटी मतलब असेट इनफ्लो और आउटफ्लो को एडजस्ट कर सकते हो। पहली बात ऑब्वियसली, इफ यू डोंट हैव अ म्यूचुअल कंसेंट टू सेटल, हाउ विल यू सेटल? कल को सामने वाला मना ही कर दे कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, फिर क्या कर लोगे? और फाइनली लीगल राइट के साथ साथ इंटेंशन भी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट भी होनी चाहिए। इंटेंशन टू सेटल ऑन नेट, द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू आइदर settle on a net basis or realize the asset and settle the liability at the same time, which avoids the credit risk or liquidity timing issues। तो theoretical बात कर रहा है कि सेम टाइम पे आप कोई चीज सेटल ही नहीं करोगे तो उसमें वैल्यू चेंज होने का डर है ना। भाई पल पल बदल रही है वैल्यू। तुमने असेट को रियलाइज करोगे अलग पीरियड में, लाइबिलिटी को अलग पीरियड में, तो वो तो सेटल ही नहीं हो पाएंगी, दोनों एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगी, सेट ऑफ ही नहीं हो पाएंगी, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दो बातें एग्जाम में थ्योरी के लिए याद रखना। लीगल एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए, मतलब लॉ अलाउ करे और तुम्हारा दिल अलाउ करे, तब कोई काम करो। कोई काम लीगली अलाउड है बट तुम्हारा मन नहीं मानता तो क्यों, तो भी नहीं करा करो। कोई काम मन मानता है बट लीगली अलाउड नहीं है तो भी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल और अच्छी बात कही। जिंदगी का फलसफा इसी में है कि दोनों बातें ट्रू हो, जब लीगल भी हो और इंटेंशन भी हो, तब अपन क्या करते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, बात को खत्म कर लेते हैं। तो ये है बच्चों आपके लिए सर की तरफ से छोटा सा ओवरव्यू IFRS 9 का। तो मैंने बेसिक कराया, बहुत डिटेल्ड में काफ़ी कुछ इसके अंदर चीज़ें अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एक शॉर्ट सेशन में सर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर कर सकते। आप समझ सकते हो IFRS 9 एक बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मन है मेरा कि मैं चीज़ें आपको अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पे भी बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊँ, बट वो क्वेश्चन कराने में आधा एक घंटा अपने आप लग जाता है। तो बहुत सारे नुआंसेस की प्रैक्टिस, बट हाँ जितना मैंने कंसेप्चुअली बताया उनको समझोगे तो कर सारी अकाउंटिंग सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊँ IFRS 9 तो मेन पॉइंट यही है जो सर ने बताया, कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। पहला क्या, अब आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है सर ने, इस बेसिस पे पढ़ो। पहला क्या, अगर आपकी फाइनेंशियल एसेट है तो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो इक्विटी में ध्यान रखो
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में दो मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इरिवोकेबल इलेक्शन है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डिफॉल्ट कैटेगरी है। इनिशियल मेजरमेंट दोनों फेयर वैल्यू पे होगी। पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी, ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, फेयर वैल्यू में ऐड हो जाएगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू चेंज जो भी होंगे पीएनएल में जाएंगे एक में, और दूसरे में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। गेन आए तो गेन, लॉस आए तो लॉस, काम खत्म। डेट की बात करें तो डेट कहता है कि मैं तीनों मेथड अलाउ करूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने टेस्ट पास करते हो। बीएमटी पास, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास गो टू अमोर्टाइज कॉस्ट, एल्स BMT fails, CCFT pass goes to OCI, and any other case will goes to PNL. Now, initial measurement is very simple. Transaction cost will be added in amortized cost and FVT OCI. Transaction cost will go to PNL. In FVT PNL, same as in equity we do, same we do in debt. Subsequent measurement is also very similar. Any fair value changes will go to OCI, any fair value changes will go to PNL, and in amortized cost, you will ignore the fair value changes. However, the only different point is how to record interest. In PNL, in the case of PNL, interest will be recorded at nominal value, coupon rate directly will go to PNL. It will not impact your asset value. Whereas in amortized cost and fair value through fair value through OCI, interest at effective rate calculated on original cost, interest at effective rate calculated in original cost, which may be increasing due to interest and decreasing due to payment. So that original cost can only be increased by effective rate and decreased by payment, but it cannot be affected by fair value. On that, you have to calculate the effective interest rate, which will go to PNL. Payment will reduce your liability, fair value impact will go to OCI. In amortized cost, you will not consider the impact of fair value. And finally, financial liability will only be recorded in FR at amortized cost, and that financial liability initially recorded at transaction cost, loan proceed minus transaction cost. And further, same as an amortized cost method, add the interest minus the payment. Then if there's a compound financial liability, means mixture, a mixed liability like dal and chawal. So you mix dal and chawal. Now this mixing need to be separated. You have to identify liability component by discounting the future cash flows at their present value, and the balance will be the equity component. Now liability component once calculated will again be measured at amortized cost, add interest minus payment, and equity will be ignored. It will remain as it is. You will not touch it, else it may get angry. तो उसको दूर रहो उससे। तो ये है मेरे दोस्त, मेरे हमदम IFRS 9 सर की तरफ से। तो करो इसकी प्रैक्टिस, मस्त रहो, चिल रहो, लगे रहो। मिलते हैं फिर एक और सेशन में। आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।